और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं बेंगलुरु की, जहां पर आज एरो इंडिया शो का दूसरा दिन है। आज भी यहां आसमान में एक से बढ़कर एक ताकतवर हवाई योद्धा उड़ान भर रहे हैं। इस एयर शो में 98 देश शामिल हुए हैं। कल हिंदुस्तान के वायुवीरों ने हवाई सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश की थी और आज भी बेंगलुरु का आसमान ऐसी ही हवाई शक्ति का गवाह बन रहा है। आज बेंगलुरु में 32 देशों के रक्षा मंत्रियों का कॉन्क्लेव होने वाला है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में दुनिया के तमाम देशों के आधुनिक फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन का दीदार हो रहा है। इसके अलावा यहां पर अलग अलग पवेलियंस लगे हैं, जहां पर डिफेंस से जुड़ी तमाम आधुनिक तकनीक भी लोगों को देखने को यहां मिल रही है। देखिए, एरो इंडिया 2023 में तीनों सेनाओं के लिए नई तकनीक पर खास जोर दिया जा रहा है। ऐसे में आकर्षण का केंद्र बना जेट पैक सूट। जेट पैक सूट जैसा नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसा सूट है जिसे पहनकर इंसान जेट बन जाता है। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले सूट को पहनकर सैनिक 10 से 15 मीटर हवा में उड़ सकेंगे। किसी भी मौसम में ये सूट काम करेगा। जेट पैक सूट के जरिए भारतीय जवान हवा में उड़कर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। कई ऐसे नए इनोवेटर हैं जो सेनाओं के लिए अलग अलग तरह की नई तकनीक, नए इक्विपमेंट बना रहे हैं। हम आपको एक खास सिस्टम यहां पर दिखा रहे हैं, जेट सूट मार्क 1। हाल में भारतीय सेना ने इसका एक आरएफपी निकाली है, जिसके तहत ऐसे जेट सूट बनाने वाले निर्माताओं से आरएफपी मांगी गई है, जो इस तरह किसी भी आपदा, किसी दुश्मन के इलाके में ऑपरेट करने के लिए इस तरह के जेट सूट को पहनकर जवान 5000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर कैसे उड़ान भर सकता है इस जेट सूट की मदद से। इस जेट सूट की बात करें तो 40 किलो के आसपास का वजन है। ये सिलेंडर हाथ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पीछे जो जेट सूट का मुख्य हिस्सा है वो मौजूद है। तो किस तरह से ये काम करेगा, इस पर जो इनोवेटर हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे। राघव रेड्डी हैं जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया है। इसके ट्रायल शुरू हुए हैं और इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो जेट सूट मार्क 1 है, ये बनने के बाद किस तरह से, क्या इस्तेमाल, किस तरह से ये काम करेगा? काम करना और इसका कैसे इस्तेमाल होगा, ये दो चीजें हो सकती है सर। ये कैसे काम करेगा वो मैं बता सकता हूँ। इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो एंड यूजर के ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये रिक्रिएशनल आइटम भी है। तो अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ये पूरा टर्बोजेट इंजन से चलता है। इसका डीजल फ्यूल है। हमने डीजल इसलिए चूज किया कि डीजल का जो फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट है वो नॉर्मल एविएशन फ्यूल से काफी आगे है, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप अगर आग भी लगा। तो आइए आपको सीधा मंजीत नेगी के पास ही लिए चलते हैं, जो इस वक्त बैंगलोर में इस एरोस्पेस एग्जीबिशन में शामिल हैं। जानते हैं इनसे और इस सूट के बारे में। मंजीत जी, जेट पैक सूट के बारे में जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे, उसमें डीजल के बारे में जो है बताया जा रहा था कि उसके साथ डीजल। मंजीत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मिल रही है आपको जी। मंजीत, ये बताइए कि हम जेट पैक सूट के बारे में जान रहे थे अभी, उसमें बताया जा रहा था कि कुछ डीजल भी उसके साथ है, क्योंकि वो सूट जो है जेट में बदल जाता है। लेकिन इसके अंदर और क्या खासियत है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये अभी बहुत कम ऐसी सेनाएं हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं। ब्रिटेन में इस तरह का इस्तेमाल हुआ है और उसी को लेकर भारतीय सेना ने कुछ समय पहले एक आरएफपी, एक टेंडर निकाला था, जिसमें इस तरह के स्वदेशी जेट पैक सूट मांगे गए हैं। जहां तक बात इसके डिजाइन की है, अभी इस पे मॉडल पर काम चल रहा है। 40 दिन के अंदर इसका पहला ट्रायल सेना को देना है। और जैसे कि इस वक्त एरो इंडिया शो में बेंगलुरु में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर बेंगलुरु के ही एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इस पर काम शुरू किया है और अगले 40 दिनों में उस सेना को इसका पहला ट्रायल देंगे। उसके ऑलरेडी ट्रायल शुरू हो गए हैं
और जहां तक इसका डिजाइन की बात करें, इसमें फ्यूल पीछे जो मेन इसका टैंक है उसमें डीजल का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये उड़ान भरता है। और करीब पूरा अगर सूट के वजन की हम बात करें तो 35 से 40 किलोग्राम वजन होगा। और उसके बाद जो भी जवान इसका इस्तेमाल करेगा उसको लेकर ये उड़ान भर सकता है। किसी भी ऊंचाई वाले इलाके में कोई जानकारी जुटानी हो, किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, आपदा के समय। और क्योंकि सेना ने नॉर्दर्न कमांड के लिए यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में, लद्दाख जैसे इलाकों के लिए, अरुणाचल जैसे इलाकों के लिए इस जेटपैक सूट का टेंडर निकाला है। जी तो मंजीत, लौटते हैं आपके पास। इस देखिए, वक्त तस्वीरें हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं इस शो की, तो युद्ध के दौरान भी सेनाओं के अलग अलग अंगों के बीच में तालमेल होना बेहद लाजमी हो जाता है। 17 फरवरी तक चलेगा ये एयर शो, जिसमें 80 देश शामिल हो रहे हैं। मंजीत, मुझे ये बताइए, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ये थीम इसका रखा गया है। स्वदेशी तकनीक पर फोकस किया जा रहा है, जो देश में ही बन रहे हैं हथियार, ये तमाम चीजें, इन पर फोकस किया जा रहा है। और आज के आकर्षण का केंद्र और कुछ क्या रहा, क्योंकि सूट के बारे में तो हम सुबह से देख ही रहे हैं। देखिए, आज का आकर्षण इस वक्त फ्लाई पास्ट हो रहा है और अमेरिकी जो सबसे आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, वो इस वक्त फ्लाई पास का हिस्सा है। इस वक्त यहाँ पर बेंगलुरु के आसमान पर लोग उसका फ्लाई पास देख रहे हैं। उसके साथ ही अमेरिकी बॉम्बर भी आज फ्लाई पास का हिस्सा है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया था, उसके कल भी फ्लाई पास्ट हुआ था। कल ज्यादातर हमारे जो स्वदेशी विमान है, भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, वो इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा थे। कल खासतौर से हमने LCA की उड़ान देखी, जिन्होंने LCA ने अलग अलग करतब दिखाए। और आज की अगर हम फ्लाई पास्ट के हाईलाइट्स की बात करें तो आज जो अमेरिका का लेटेस्ट F-35 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो पहली बार एरो इंडिया का हिस्सा बना है और यहाँ पर फ्लाई पास्ट के दौरान वो अपने करतब दिखा रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी फाइटर जो बॉम्बर है, वो भी इस फ्लाई पास्ट का पहली बार हिस्सा बना। तो ये दो हाईलाइट है, F-35 और अमेरिकी बॉम्बर। इसके साथ ही तमाम जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो एसेट शामिल हैं, चाहे LCA तेजस की बात की जाए, जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, और उसका मार्क 2 वर्जन अब भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहा है। इसके अलावा सुखोई, जगुआर, मिग, मिराज जैसे तमाम जो फाइटर हैं वो फ्लाई पास का हिस्सा हैं। और खास बात, हेलीकॉप्टर सेक्टर में भी काफी स्वदेशी मोर्चे पर प्रगति हुई है। कल यहाँ पर जो सेना प्रमुख हैं मनोज नरवणे, उन्होंने प्रचंड पर जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है उस पर उड़ान भरी थी। उसके अलावा कल वायुसेना प्रमुख ने भी LCA जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है वो खुद उन्होंने फ्लाई पास्ट में प्रधानमंत्री के सामने उस पर उड़ान भरी थी। और आज भी तमाम ये जितने भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू विमान हैं, वो फ्लाई पास्ट का हिस्सा हैं। जी मंजीत जी, ये बताइए, आज जो मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ कॉन्क्लेव होने वाला है, उसके अंदर क्या मुद्दे रहेंगे बातचीत के? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात पर जोर दिया है कि अब पिछले 8 सालों में रक्षा क्षेत्र में जो मेक इन इंडिया की बात की जाती रही है, उसको अब मेक फॉर द वर्ल्ड तक ले जाया जा रहा है। यानी कि अब हम हथियारों के क्षेत्र में आयातक की वजह निर्यातक बने, हम हथियारों को मित्र देशों को दे पाएं। जिस तरह से फिलीपींस इस वक्त के साथ हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सौदा चल रहा है, फिलीपींस उसको खरीदने को चाहता है। इसी तरह से आकाश मिसाइल सिस्टम को भी कई देश हैं जो जिनसे हमारा रक्षा समझौते हैं, वो खरीदना चाहते हैं। इस डिफेंस रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव है, उसका मकसद यही है कि हमारे आसपास के और जो मित्र देश हैं, जिनको हम अपनी रक्षा टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, हेलीकॉप्टर, खासतौर से इस वक्त हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रोग्रेस की है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, LCA, LCH, तो ऐसे तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं भारत में बने हुए हैं। अब वो एक तरह से सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो भारत चाहता है कि वो अपने इस हेलीकॉप्टर को विदेशों को दे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, तमाम ऐसी और भी टेक्नोलॉजी है जिसको हम मित्र देशों को दे सकते हैं। तो उसी को लेकर रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी मंजीत, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी, ये जो हेलीकॉप्टर्स आपके पीछे हैं, जो विमान हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
इस वक्त फ्लाई पास चल रहा है। बाकी यहाँ पर तमाम जो डिस्प्ले एरिया में अगर बात करें तो सभी तरह के जो लड़ाकू विमान हैं, ट्रांसपोर्ट आप देखें पीछे अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पर F-35 जो कि सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है अमेरिकी नौसेना का, स्टेल्थ माना जाता है, 5th जनरेशन आधुनिक विमान माना जाता है। और F-16, F-18 के बाद F-35 जो लड़ाकू विमान है वो अमेरिका उसका इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि क्योंकि भारत को भी इस तरह के विमानों की जरूरत है 5th जनरेशन। हालांकि भारत अपने स्तर पर ही स्वदेशी एमका पर काम कर रहा है जो 5th जनरेशन फाइटर विमान है, लेकिन अमेरिका का यहां पर इस डिस्प्ले पर F-35 को रखने का मकसद ये भी है कि भारतीय नौसेना और वायुसेना अगर इस विमान को लेकर को खरीदना चाहती है तो वो इसको भारत को दे सकता है, क्योंकि भारत ने अभी तक जो रफाल लड़ाकू विमान लिया है वो फ्रांस से लिया है और अमेरिका चाहता था कि अमेरिका का जो F-18 लड़ाकू विमान है और अब F-35 ये भारत ले। तो इस तरह से यहाँ डिस्प्ले पर तमाम जो लड़ाकू विमान है। उसके अलावा बात करें हेलीकॉप्टर की तो भारत के बने हुए जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं LCU, LCH, प्रचंड, उसके अलावा उसके अलग अलग वर्जन हैं भारतीय सेना नौसेना के लिए। तो तमाम तरह के जो लड़ाकू विमान हैं और उसके अलावा भारत वायुसेना जो इस वक्त इस्तेमाल कर रही है सुखोई और जी तेजस, बहुत वो तमाम विमान यहाँ पर रखे गए हैं। अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और ये जो एरो एग्जीबिशन है और ये जो स्पेस का जो मेला चल रहा है इसके बारे में हम आपसे और जानकारी के लिए लौटेंगे, क्योंकि ये तो 17 फरवरी तक चलते ही रहने वाला है। तो बता दें आपको, युद्ध के दौरान सेनाओं के अलग अलग अंगों के बीच में तालमेल बेहद जरूरी माना जाता है और सेना की जमीनी और हवाई एलिमेंट एक साथ काम करती हैं। उनमें तालमेल बेहतर हो सके, इसके लिए सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट ने खास त्रिशूल लिंक सिस्टम तैयार किया है। इसके जरिए जमीन पर मौजूद सैनिकों और आसमान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ तालमेल कायम किया जा सकता है। लिंक सिस्टम आप लोगों ने तैयार किया है, किस तरह से ये युद्ध के मैदान में काम करेगा? वर्तमान दौर में जब सेना की विभिन्न इकाइयां आपस में एक साथ ऑपरेट कर रही होती है, जिसमें कि जमीनी दस्ते, एरियल प्लेटफॉर्म, अटैक हेलीकॉप्टर सब साथ में एक युद्ध में भाग लेते हैं, उस समय हर एक एलिमेंट के बीच आपसी तालमेल, सहयोग और कमांड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। इसीलिए सेना ने एक त्रिशूल लिंक सिस्टम को विकसित किया गया है। इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जिसे कि किसी भी टैंक, BMP, अटैक हेलीकॉप्टर या फिर पैदल सेना के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है। यह लगातार ऑटोमेटिकली अपनी लाइव लोकेशन डाटा को और अन्य इंफॉर्मेशन के साथ ट्रांसमिट करता रहता है। उस ट्रांसमिटेड डाटा को कमांडर एक टैक्टिकल डिस्प्ले पे हमेशा कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकता है। उसे अपने दस्ते के हर एक एलिमेंट की लोकेशन और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, बियरिंग, कितनी हाइट पे है वो और उस लोकेशन पे उस किस टाइम पे पहुंचा, ये सब उसे लगातार पता चलता जाता है। इस सिस्टम के को हमने विभिन्न इलाके में, जैसे कि बिल्टअप एरिया, रेगिस्तानी एरिया में विभिन्न ट्रेनिंग ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल में लाया है। अभी हम देखें तो कहां पर कितना इसको कब से ये सिस्टम आपने बनाया और कहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है? इस सिस्टम को लगभग डेवलप करने की कार्रवाई हमने लगभग 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी और अब जाके यह ऑलमोस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है। और इसे हमने वेस्टर्न कमांड में एक सेना की एक छोटी टुकड़ी में इम्प्लीमेंट किया है और उसे विभिन्न इलाकों में हमने ट्रेनिंग के दौरान हम इसे इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसमें अगर आप समझा पाए तो पूरा कंप्लीट सिस्टम कैसे ये काम करेगा? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया, ये लो पावर एमीटर है। यह अपनी लोकेशन को हमेशा लगातार भेजता रहता है। इसके साथ जिस भी इसमें कैमरे का इस्तेमाल भी है। इसमें अगर हमें दुश्मन के इलाके की कोई जानकारी मिलती है और हम अपने टैक्टिकल डिस्प्ले, जिसमें एक कैमरा भी है, उससे हम उस इलाके की फोटोग्राफ लेते हैं, इमीडिएटली हम उस फोटोग्राफ या उस वीडियो को दूसरे अपने अन्य दस्तों को ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसे उस इलाके की जानकारी हो जाएगी। और साथ ही साथ
इसमें एक मूविंग मैप पे, उस इलाके के मैप पे हमारा कंटिन्यूअस लोकेशन ट्रैकिंग होता रहता है, जो कि आप इस स्क्रीन पे चलते हुए इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि ये एक ग्राउंड एलिमेंट है और ये अपाचे हेलीकॉप्टर और ये रुद्र हेलीकॉप्टर है जो आसमान में हमारे साथ ऑपरेट कर रहा है। ये जैसे भी मूव कर रहा है, इसकी कंप्लीट मूवमेंट डाटा हमें पता है। तो हमें पता है कि जैसे कोई अटैक हेलीकॉप्टर अगर ग्राउंड एलिमेंट को सपोर्ट करने आ रहा है तो हमारे पास पहुंचने में उसे कितना वक्त रहेगा, और उससे भी हम किस इलाके में, उसकी जानकारी बहुत ही दूर से जो विजिबिलिटी एरिया में नहीं होते वहां से ही पता चल जाएगा। इससे एक काफी आपसी सामंजस्य पैदा होता है और एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर मिलता है। मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, स्वदेशी की बात की जा रही है, तो एक ऐसा सिस्टम जो आने वाले दिनों की जो लड़ाइयां हैं, युद्ध की चुनौतियां हैं, जिसमें तमाम तरह के अलग अलग आसमान, जमीन और दूसरे तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ी जाती है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी। अब देखिए, बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में भारत ताकत के साथ साथ तकनीक का भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरहद पर निगरानी और घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने सर्विलांस सॉफ्टवेयर अग्नि डी तैयार किया है। ये सिस्टम सरहद पर लगे कैमराज और ड्रोन के साथ काम करता है। इसे आने वाले दिनों में लद्दाख सरहद पर तैनात भी किया जा सकता है। सरहद पर निगरानी और घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने एक खास तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया है, अग्नि डी के नाम से, जो सरहद पर जब कैमरों से निगरानी की जाती है उस दौरान किस तरह से एक तालमेल रहे बेहतर, उसको लेकर ये सिस्टम काम करता है। और इस वक्त जब लद्दाख सरहद पर की बात की जाए या फिर पाकिस्तान सरहद की बात की जाए, किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा। और खासतौर से एरो इंडिया की हम बात करें तो ऐसे सेना, दूसरे प्राइवेट इंडस्ट्री, कई ऐसे इस तरह के नए सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं जिससे भारतीय सेना आने वाले दिनों की जो लड़ाइयां हैं उसमें बेहतर तरीके से काम कर सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कैप्टन त्रिपाठी की, किस तरह से जो ये सिस्टम आपने बनाया अग्नि डी, किस तरह से काम कर रहा है, क्या इस्तेमाल है? जी, ये किसी भी तरह के कैमरा, भले ही वो डे नाइट कैमरा हो या हमारा थर्मल कैमरा हो या क्वाडकॉप्टर हो, उनसे इनपुट लेता है और जिन चीज़ों को हम इससे डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, ये उनको आइडेंटिफाई करके हमें तुरंत ही अलर्ट देता है। अलर्ट देकर ये आपके मोबाइल पर भी अलर्ट देने की क्षमता रखता है और इसको हम अपने हिसाब से ट्रेन भी कर सकते हैं। किस तरह का सॉफ्टवेयर अगर आप समझा पाएं, कैसे क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी इसमें? इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत होती है और किसी भी तरह का आप लाइव कैमरा या रिकॉर्डेड फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारी खुद की कोडिंग है तो इसमें कोई भी कॉस्ट का कटिंग नहीं की गई है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। और सरहद पर किस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर से जब हम इस वक्त देख रहे हैं कि लद्दाख में हमारी सरहद पर जिस तरह की चुनौतियां हैं? इसका इस्तेमाल हम सर्विलेंस सेंटर्स और बॉर्डर के हमारे आउटपोस्ट के बीच के तालमेल के लिए करेंगे और किसी भी तरह की घुसपैठ को या हवाई खतरे को रोकने के लिए और तुरंत ही निस्तानाबूद करने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। और अभी कितना समय इसको आपको लगा बनाने में और अभी इसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? शुरुआत में इसको बनाने में मुझे 1 साल का समय लगा, बट अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है हम इसके नए नए मॉडल्स पे काम कर रहे हैं जिसको हम 2 से 3 महीने में भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है अभी सेना में, किस यूनिट में, कहाँ, किस सरहद? इसका इस्तेमाल हम अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे कर रहे हैं फिलहाल। तो जिस तरह से बताया गया कि एक लैपटॉप के माध्यम से और जो सॉफ्टवेयर अग्नि डी के नाम से तैयार किया गया है, ये बेहतर निगरानी, सर्विलांस का काम कर सकता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, बेंगलुरु। और अब बात नारी शक्ति की। भारतीय नौसेना की पहल पर नेवी के महिला अफसरों की कार रैली को आज दिल्ली के इंडिया गेट से राजस्थान के लोंगेवाला युद्ध स्मारक के लिए रवाना किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के हरी झंडी दिखाने के साथ ही महिला ब्रिगेड मिशन पे चल पड़ी। नौसेना में करियर बनाने के लिए लड़कियों को जागरूक करने के मकसद से शुरू की गई ये कार रैली 12 दिन की यात्रा के दौरान 2300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ नारी शक्ति का गवाह बना था। भारतीय नौसेना की महिला ब्रिगेड ने अपने शौर्य और स्वाभिमान से आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई थी। एक ऐसा भारत जिसमें अमृतकाल की सोच को हासिल करने के लिए नारी शक्ति का योगदान अहम होगा। नौसेना की नारी शक्ति इसी सोच को साकार करने के लिए चल पड़ी है। नौसेना में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए नेवी की महिला अफसरों की कार रैली अपने मिशन को पूरा करने निकल पड़ी है।
कहते हैं देश में विकास को अग्रणी बनाना हो तो शायद महिलाओं का सपोर्ट सिस्टम तैयार करना बेहद जरूरी है और भारतीय नेवी की तमाम महिला अधिकारी जो हैं वो एक नए सफर पर निकलने वाले हैं और सफर ये रहेगा कि देश भर की जितनी महिलाएं हैं उनको ये समझाया जाएगा कि फोर्सेस ज्वाइन करिए, आगे आइए, घर से बाहर निकलिए और ये सोचिए कि किस तरीके से आप देश में आर्थिक रूप से या फिर अलग अलग तरीके से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने हरी झंडी दिखाकर कार रैली को रवाना किया। कार रैली फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस कैरीज द ऑल इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन परसुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स ऑफ नारी शक्ति। भारतीय नौसेना की पहल पर नेवी की महिला अफसरों की कार रैली दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से राजस्थान के लौंगेवाला के युद्ध स्मारक तक जाएगी। शी इज अनस्टॉपेबल, यानी वो अजय है कि नारे और ऊंची उड़ान के टैगलाइन के साथ ये महिला अधिकारी इस सफर के दौरान न सिर्फ महिलाओं को फौज में आने के लिए प्रेरित करती नजर आएंगी, बल्कि भारतीय नौसेना में करियर के अवसरों के बारे में ये नेवी अधिकारी लड़कियों को जागरूक करेंगे। recruitment and all that, whenever we conduct recruitment, so हमारा काम ही ये होता है that we have to do the promotion कि कैसे फौज ज्वाइन करना है। अभी तक राजस्थान में there are places जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि नेवी है क्या, तो बहुत जरूरी है कि ये अवेयरनेस फैलाना, उनको बताना कि फौज जो सिर्फ दिखता है सिर्फ वही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। फौज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, इसके साथ साथ आप साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, आप साथ साथ अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, नई मेमोरीज बनेंगी, नया एक्सपीरियंस होगा एंड जितना हम नेवी के बारे में लड़कियों को बता सके उतना हमारे लिए और नेवी के लिए अच्छा होगा। 14 फरवरी से शुरू हुई ये कार रैली 25 फरवरी को अपने अंजाम पर पहुंचेगी। दिल्ली से जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लौंगेवाला, जोधपुर होते हुए नेवी ऑफिसर 12 दिनों की इस यात्रा के दौरान 2300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यहाँ से हम जयपुर जाएंगे, उसके बाद हम बीकानेर से होते हुए जैसलमेर एंड वहाँ से हमारा लौंगोवाल वॉर मेमोरियल हम कवर करेंगे, वहाँ जाएंगे एंड उदयपुर, जोधपुर एंड हर सिटी में हमारा हॉल्ट रहेगा एंड वहाँ पे फिर हमारा स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ टाई अप है जहाँ पर हम विजिट करेंगे, उनको हम बताएंगे कि क्या क्या एंट्रीज होती हैं, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए होती हैं हर एंट्री के लिए एंड पर्सनली उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे ताकि वो हम उनको मोटिवेट कर सकें ज्वाइन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस। इस रैली का मकसद आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाना है। साथ ही नौसेना महिला अधिकारियों के योगदान को भी प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा रैली में शामिल ये जवान भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए महिलाओं को प्रेरित करेंगी और लौंगेवाला युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी देंगी। इसके अलावा नौसेना की ये महिला अधिकारी रास्ते में नौसेना के दिग्गजों और वीर महिलाओं के साथ बातचीत भी करेंगी। भारतीय नौसेना ने नौसेना वेलनेस और वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से इस कार रैली का आयोजन किया है। इस रैली में ऐसी तमाम महिला अधिकारी शामिल हैं जिनकी खुद की जिंदगी किसी प्रेरणा से कम नहीं। अपनी जिंदगी के अनुभवों को जब ये अधिकारी लड़कियों से साझा करेंगी तो नेवी में करियर बनाने के लिए लड़कियां प्रेरित हो सकेंगी। आसपास के लोग देखते होंगे आपको तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिव होते होंगे और शायद यही करने के लिए तो आप राजस्थान और तमाम इस पूरे उसमें जाएंगे। दिमाग में क्या क्या बातें हैं आप? मैं भोपाल से हूँ और जब भी मैं, आप सही बोल रहे हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ यंग गर्ल्स बहुत मोटिवेट होती हैं। यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले वो आते हैं, मिलते हैं, मुझसे प्रोसेस पूछते हैं कैसे नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी मोटिव के साथ हम राजस्थान में भी सारे स्कूल्स में जहाँ गर्ल्स हैं, छोटी छोटी को पता नहीं रहता है, हमें देखकर वो मोटिवेट होते हैं लेकिन पता नहीं चलता उन्हें कि कैसे ज्वाइन करना है फोर्सेस। तो अब हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वो कैसे तैयारी करें, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो कैसे आगे आकर आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 2 माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस ऑलरेडी कर रखे हैं, सो काफ़ी ट्रैकिंग कर रखी है एंड आई रैन लॉट ऑफ मैराथन्स। सो एडवेंचर इज व्हाट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पसंद है एंड वो मुझे स्ट्राइव करता है एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड। लोगों की खुद की कहानियां इतनी इंस्पायरिंग है कि लोग अपने आप सुनेंगे तो इंस्पायर होंगे। हाँ, लगता है ऐसा। जाहिर है नेवी की महिला ब्रिगेड की ये कार रैली महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये रैली 12 दिनों की है लेकिन इसका मकसद कहीं बड़ा है। फिलहाल नई सोच
नई उम्मीद के साथ ये लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और लोगों को ये समझाना, महिलाओं को ये समझाना कि किस तरीके से आगे आइए, घर से बाहर निकलिए, फोर्सेस ज्वाइन करिए और ये सोचिए कि कैसे आप देश की सेवा कर सकते हैं। उसी मोटिव के साथ ये कार रैली अपने पड़ाव में आगे बढ़ेगी और जगह जगह रुककर लोगों को समझाएगी। कैमरा पर्सन शैलन के साथ वरुण सिन्हा। अब देखिए, नौसेना की पहल पर नौसेना वेलनेस और वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से इस कार रैली का आयोजन किया गया। बड़ी बात देखने वाली ये रही कि नेवी की महिला अधिकारियों के साथ साथ नेवी अधिकारियों की पत्नियां भी इस कार रैली में शिरकत कर रही हैं। रैली की रवानगी से थोड़ी ही देर पहले हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस नई सोच में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो हाउसवाइफ भी हैं और साथ में नेवी ऑफिसर्स की वाइफ हैं। वो भी लगातार इस रैली में आगे बढ़ेंगी, सहयोग देती नजर आएंगी। तो कई सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे। मैम, पहला सवाल, इसको कितना ज्यादा आप लेकर एक्साइटेड हैं? पहली बार जीवन में इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं या फिर? नो, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल थिंग। इतनी एक्साइटमेंट है कि रात को नींद भी नहीं आई। We are going to really have good time and this outreach programs will be really good. First time इतनी लंबी I am going for the first time. Yeah. Being in the forces, we keep doing long drives quite often. Yeah, but yeah. एक्साइटेड हैं बहुत ज्यादा? Yeah. अच्छा मैम, एक सोशल कॉज भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर किस तरीके से आप लोग रहेंगे कि बीच बीच में आप लोगों की कई लोगों से मुलाकात भी होगी, लोगों से मुलाकात भी रहेगी, तो उसे लेकर क्या दिमाग में? We are trying to reach and help as many people, tell them what Navy is about and if they are interested to join the Navy, we motivate them to join the Navy. Yeah. मैम, कितनी एक्साइटेड है इस पूरे मिशन को लेकर? बहुत एक्साइटेड है, वेरी वेरी एक्साइटेड। और कितने दिन से तैयारी चल रही थी कि यहाँ जाना है फिर वहाँ जाना है? आई थिंक लास्ट 1 month है। एक सवाल जो मैंने मैम से पूछा कि एक मोटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को समझाना, उनको फोर्सेस के लिए समझाना, उनको ये समझाना घर से बाहर निकलिए, पढ़ाई करिए, एजुकेशन हो जाइए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे, तो उसमें लोगों से कैसे इंटरेक्ट करने की आप लोगों ने सोचा है? हम लोगों को समझाएंगे बिकॉज आई बिलोंग टू राजस्थान, सो आई कैन एक्सप्लेन देम बेटर एंड आई टेल देम, मोटिवेट देम टू जॉइन फोर्सेस। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूं मैम, लंबी यात्रा है, कितनी तैयारी आपने करी? जी, पूरी तैयारी है। जब से हमको पता चला कि वी हैव टू गो फॉर दिस ड्राइव, हम उसी दिन से तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। तो यानी साफ है कि जिस तरीके की स्थिति है उसे देखकर आप कह सकते हैं कि लगातार कोशिश की गई, प्रयास किया गया है और उसी को लेकर लगातार ये भी सोच है कि आने वाले दिनों में जब भी ये रैली से गुजरेगी, कहीं ना कहीं अपने नए मोटिव को समझाती नजर आएगी।